हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज स्टैटिक जीके की क्लास में विवाह के प्रकार पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, यह वास्तव में भारतीय इतिहास का विषय है और भारतीय इतिहास में यह मुख्यतः प्राचीन इतिहास का विषय है। तो आइए आज का जो टॉपिक है विवाह के प्रकार, उस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथियों, प्राचीन काल में कई प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, लेकिन हिंदू ग्रंथ जैसे कि मनुस्मृति, महाभारत में कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख या आप कह सकते हैं चर्चा किया गया है। कुल कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाहों का चर्चा किया गया है। उन 8 प्रकारों में मेरे साथियों 4 प्रकार के विवाहों को प्रशंसनीय विवाह अर्थात अच्छा विवाह माना गया है और 4 प्रकार के विवाहों को निंदनीय विवाह अर्थात बुरा विवाह माना गया है। तो मेरे साथियों, पहले कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं और उसके बाद जो 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृति या महाभारत में जिक्र या उल्लेख किया गया है, एक एक विवाहों पे चर्चा करेंगे और उसको लिखेंगे भी। तो पहले कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। मनुस्मृति मनुस्मृति में विवाह के कुल 8 प्रकारों का उल्लेख्य मिलता है। आप चर्चा भी लिख सकते हैं, चर्चा मिलता है या उल्लेख्य मिलता है। किसमें? मनुस्मृति में। इसके अतिरिक्त महाभारत में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। हिंदू ग्रंथ के यह किताब है मेरे साथियों, और हिंदू ग्रंथ में कुल 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि हिंदू ग्रंथ में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। लेकिन मेरे साथियों, इन 8 प्रकार के विवाहों में 4 प्रकार के विवाह को प्रशंसनीय विवाह अर्थात अच्छा विवाह माना गया है और 4 प्रकार के विवाह को निंदनीय विवाह अर्थात बुरा विवाह माना गया है। तो इस पॉइंट को भी पहले लिख लेते हैं, फिर 8 प्रकार के जो विवाह हैं उस पे चर्चा करेंगे और उसको लिखेंगे भी। तो लिखिएगा, इन विवाहों में 4 विवाह को प्रशंसनीय तथा 4 विवाह को निंदनीय माना गया है। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिख लिए। पहला पॉइंट कि यदि आपसे कोई पूछे कि यह बताइए कि विवाह के कुल कितने प्रकार हैं, तो यदि आप इतिहास के छात्र हैं तो आप कितने प्रकार के बताएंगे? 8 प्रकार के। ठीक है, और स्रोत क्या बताएंगे? मनुस्मृति, महाभारत। कि जाइए आप मनुस्मृति पढ़िए, महाभारत पढ़िए, वहां पे आपको 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है। और उसके बाद आप बता देंगे कि उन 8 विवाहों में से 4 विवाह
काफी अच्छे माने गए हैं और 4 विवाह काफी बुरे माने गए हैं। तो आइए पहले अच्छे से शुरुआत करते हैं, फिर 4 बुरे विवाह को भी पढ़ेंगे। तो पहले हम हेडिंग एक बना लेते हैं, 4 प्रशंसनीय विवाह। 4 प्रशंसनीय 4 प्रशंसनीय विवाह। और इधर हम लिख लेते हैं 4 निंदनीय विवाह। 4 निंदनीय विवाह। निंदनीय विवाह, ठीक है। तो 4 प्रशंसनीय विवाह मतलब अच्छे विवाह थे, और 4 निंदनीय विवाह अर्थात बुरे विवाह थे। पहले अच्छे से शुरुआत करते हैं। आइए पहले विवाह प्रशंसनीय विवाह में हम पढ़ते हैं प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य प्रजापत्य विवाह। मेरे साथियों, यह जो 8 प्रकार के विवाह है, यह जब आप 8 प्रकार के विवाह पढ़ लेंगे तो आप टैली करेंगे कि जो आप विवाह करेंगे इन 8 प्रकारों में से कौन सा विवाह करते हैं, ठीक है। या आपके जो मित्र हैं या आपके बड़े भाई हैं, आपके जो अगल बगल के हैं, वह कौन से विवाह कर रहे हैं, वह भी आपको समझ में आ जाएगा कि यह व्यक्ति यह विवाह कर रहा है जो हमारे हिंदू ग्रंथ में लिखा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि प्रजापत्य विवाह कौन सा विवाह था, किस प्रकार का विवाह था, ठीक है। तो मेरे साथियों एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप अपने पे भी रख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जहां पे मैं ए और बी बताऊंगा या एक लड़का एक लड़की बताऊंगा, वहां पे आप खुद को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से लव करते हैं, वहां पे आप खुद को रख लीजिए, ठीक। लड़का लड़की से कहता है, वाह, कोई किसी से भी कह सकता है, लेकिन यहां पे हम मान रहे हैं कि लड़का लड़की से कहता है, सुनो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो आपकी पार्टनर क्या कहेगी? ठीक है, यदि अच्छी हो तो पार्टनर, ठीक, कहेगी कि ठीक है, यदि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है कि पहले आप मेरे पिताजी के पास जाइए और मेरे हाथ मांगिए। यदि मेरे पिताजी राजी हो जाते हैं, आपको पसंद कर लेते हैं, तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। यही होता है। या आप कोई फिल्म देखते हैं तो हीरो कहता है हीरोइन से कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो हीरोइन कहती है कि जाओ मेरे पिताजी से पहले हाथ मांग लो, यदि मेरे पिताजी राजी हो जाएंगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। ऐसे फिल्म भी आप देखे होंगे। हीरो जाता है या आप जाते हैं लड़की के पिताजी के पास और कहते हैं कि सर मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूं और मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूं, मैं आपकी लड़की को खुश रखूंगा। मेरे जो पिताजी हैं, कहिएगा तो उनसे भी आपको मिलवा दूंगा। सब कुछ आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। जो आपकी पार्टनर हैं, यानी लड़की के पक्ष के जो लोग हैं, वह आपको पसंद कर लेते हैं और आपसे शादी जब करवा देते हैं, ठीक है, और आप जब अपने पार्टनर से शादी कर लेते हैं तो उस विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। आशा करता हूं कि यह समझ गए होंगे कि प्रजापत्य विवाह किसे कहते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरे विवाह पे चर्चा करेंगे। वर, वर का मतलब दूल्हा। वर स्वयं, वर स्वयं कन्या के पिता से, कन्या के पिता से, पिता से कन्या का हाथ मांगकर, कन्या का हाथ मांगकर, हाथ मांगकर, हाथ मांगकर जब विवाह करता है, जब विवाह करता है,
तो इस विवाह को क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह कहते हैं। जब वर स्वयं कन्या के पिता से, मतलब आपका जो पार्टनर है उनके पिताजी के पास जाते हैं और कन्या के पिता से हाथ मांगता है कि आपको, आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ, और कन्या के पिता अपनी लड़की का हाथ दे देते हैं और शादी जब हो जाता है, तो वैसे विवाह को हम कौन सा विवाह कहते हैं? प्रजापत्य विवाह कहते हैं। देखिए कितना अच्छा विवाह है प्रजापत्य विवाह। यदि आप किसी से लव करते हैं तो आप जाइए, अच्छे तरीके से जाइए, ढंग से जाइए, पहन ओढ़ के जाइए, ठीक है, नौकरी पा के जाइए और कहिए कि सर मैं आपकी पुत्री से लव करता हूं और शादी भी करना चाहता हूं, ठीक है। और जब आपकी शादी हो जाएगा तो ऐसे विवाह को हम कौन सा विवाह कहेंगे? प्रजापत्य विवाह कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे विवाह की तरफ। दूसरा विवाह है मेरे साथियों ब्रह्म विवाह। अच्छे विवाहों में एक यह भी विवाह आता है, ब्रह्म विवाह, ठीक है, ब्रह्म विवाह। यह कैसा विवाह है और इसमें क्या होता था? यह किस प्रकार का विवाह है? तो मेरे साथियों इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप अभी 12 वर्ष के हैं, ठीक है, तो अभी आप नाबालिग हैं, आपको सोचने समझने की क्षमता नहीं है। मान लीजिए आप अपने नजर में कितने भी तेज हों, लेकिन पेरेंट्स के, माता पिता की नजर में, सरकार की नजर में आप अभी नाबालिग हैं। बालिग कब होंगे? तो लड़की बालिग 18 वर्ष के बाद हो जाती है और लड़का बालिग 21 वर्ष के बाद हो जाता है। यह कानून में है, हमारे कानून में सरदा एक्ट के तहत कहा गया है कि शादी करने की उम्र लड़कों का 21 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष माना गया है। इसमें इसलिए बता रहा हूं कि इस ब्रह्म विवाह में जिक्र है और इसमें कहा गया है कि यदि कन्या यानी लड़की वयस्क हो जाती है, यानी बालिग हो जाती है, लड़की वयस्क का मतलब 18 वर्ष से पार, लड़का का मतलब 21 वर्ष से पार, ठीक है, वयस्क हो जाती है, तब लड़की यानी कन्या के माता पिता उसके योग्य वर खोज कर, दूल्हे को खोज कर, लड़का खोज कर जब उससे शादी करवाते हैं तो उस विवाह को हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। या इसको दूसरे तौर पे हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपकी एज 21 वर्ष हो गया है और आप शादी करने लायक हो गए हैं। तब माता पिता कहेंगे कि मेरा पुत्र या पुत्री शादी करने के योग्य हो चुका है, ठीक है। तो आप जैसे हैं, ठीक है, आप दरोगा हैं तो दरोगा लायक लड़की खोजेंगे, आपके माता पिता योग्य वर, आपके लड़के को योग्य वर। मान लीजिए आप चपरासी हैं तो चपरासी के जैसे, दरोगा हैं तो दरोगा के जैसे, आप आईएएस हैं तो आईएएस के जैसे, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के जैसे, आपके माता पिता आपके योग्य जैसे लड़की खोजेंगे और उससे आपकी शादी करवाएंगे। और उस शादी को ही हम कौन सा शादी कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से भी आप कह सकते हैं कि समान वर्ण या जाति में जो विवाह होता है उसे हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। यह भी विवाह काफी ज्यादा होता है, लगभग 80% विवाह यही विवाह होता है, ठीक है, समान वर्ण या जाति में किया गया विवाह। और आपके माता पिता आपके योग्य वर खोज कर, ठीक है, जब विवाह करते हैं तो उस विवाह को हम कौन सा विवाह कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, ब्रह्म विवाह को। कन्या के वयस्क होने पर, कन्या के वयस्क होने पर, वयस्क होने पर, होने पर उसके माता पिता, उसके माता पिता, माता पिता के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा
योग्य योग्य वर खोजकर, वर मतलब दूल्हा, ठीक है, वर खोजकर विवाह करवाना, विवाह करवाना, ठीक है। मान लीजिए आप कलुआ हैं, ऐसे कलुआ तो एक बहुत ज्यादा अच्छा शब्द माना जाता है। एक मित्रताओं में, मित्र में भी कलुआ एक होता है, जैसे हम लोग में मित्र में भी एक कलुआ है। यदि आप कलुआ हैं तो आपके गार्जियन आप कैसे खोजेंगे? ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित तो खोजेंगे नहीं, कैसे खोजेंगे? वो भी कलुआइन खोजेंगे। तो कलुआ को कलुआइन, ठीक है, गोरे को गोरवाइन, ठीक है। ऐसे तो माता पिता मेरे साथियों योग्य वर ढूंढेंगे, आपके योग्य, ठीक है, उनसे शादी करवाते हैं। तो वैसे विवाह को हम कौन सा विवाह कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं, या इसी विवाह को समान वर्ण या जाति में किया गया विवाह भी कहते हैं। अर्थात जो समान वर्ण या जाति में विवाह होता है उस विवाह को भी हम कौन सा विवाह कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं, समान वर्ण, समान वर्ण या जाति में, या जाति में किया गया विवाह, ठीक है। लगभग 80% मेरे साथियों देखेंगे तो विवाह यही होता है आपका। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह। अब चलते हैं प्रशंसनीय विवाह में तीसरे विवाह की तरफ। और तीसरा विवाह मेरे साथियों है दैव विवाह। दैव या देव भी कह सकते हैं, दैव या देव विवाह, विवाह, ठीक है। दैव या देव विवाह मेरे साथियों यह कैसा विवाह है? तो जो यज्ञ करने वाले, यज्ञ, ठीक है, पहले प्राचीन समय में यज्ञ बहुत होते थे। यज्ञ भी आपको पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से यज्ञ होते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तो बहुत सारे यज्ञ होते थे, ठीक है। तो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ यदि विवाह होता था कन्या का, तो वैसे विवाह को देव विवाह या दैव विवाह कहते थे। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। यज्ञ करने वाले, यज्ञ करने वाले पुरोहित, पुरोहित, यज्ञ करने वाले पुरोहित से, पुरोहित से कन्या का विवाह, कन्या का विवाह कौन सी विवाह कहलाता था? दैव विवाह या देव विवाह कहलाता था। प्रशंसनीय विवाह में मेरे साथियों चौथे विवाह पे चलते हैं, और चौथा विवाह है आर्ष विवाह। कौन सा विवाह? आर्ष विवाह, आर्ष विवाह, आर्ष विवाह। और आर्ष विवाह मेरे साथियों कहा जाता था कि पिता, घर का जो मुखिया होता था पिता होता था, और पिता यज्ञ कार्य हेतु, मतलब मैं बोला हूं मेरे साथियों कि प्राचीन इतिहास में यदि आप झांक के देखेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे यज्ञ भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पशुओं का भी यज्ञ होता था, कई सारे यज्ञ आप चर्चा किया गया है। तो उस यज्ञ कार्य हेतु पुरोहितों को गाय दिया जाता था, एक जोड़ी गाय दिया जाता था, दो जोड़ी गाय दिया जाता था, ठीक है। तो या तो हम गाय दे सकते थे या अपनी पुत्री का विवाह करवा देते थे, ठीक है। तो एक गाय या दो गाय के बदले जब हम
अपनी पुत्री का विवाह करवा देते थे एक यज्ञ अनुष्ठान करवाने के लिए, ठीक है, तो वैसे विवाह को हम आर्ष विवाह करते थे, ठीक है। या एक ऐसे आप समझ सकते हैं कि कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु, ठीक है, मतलब किसी एक बच्ची है, उसके पिता यज्ञ करवाने हेतु एक गाय या 2 गाय के बदले अपनी पुत्री का जब विवाह करवा देते थे तो वैसे विवाह को आर्ष विवाह कहते थे। मेरे साथियों, गाय भी पहले बहुत ही मूल्यवान होती थी। आप जब ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें कई गाय का एक बहुत ही मूल्यवान पशु मानी गई है, ठीक है। तो इसलिए एक गाय के बदले या 2 गाय के बदले उस समय के पिता जो होते थे अपनी पुत्री का ही विवाह करवा देते थे, और वैसे विवाह को हम कौन सा विवाह कहते थे? आर्ष विवाह कहते थे। तो आइए लिख लेते हैं इसको भी। कन्या के पिता द्वारा, कन्या के पिता द्वारा, पिता द्वारा, पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु, यज्ञ कार्य हेतु, कार्य हेतु एक गाय, एक गाय, एक गाय या 2 गाय, यहां पे कहीं कहीं बैल भी लिखा रहेगा तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक गाय या 2 गाय के बदले, 2 गाय के बदले, बदले अपनी पुत्री का विवाह, अपनी अपनी कन्या का विवाह करवाना, अपनी कन्या का विवाह करवाना। तो मेरे साथियों, जो 4 प्रशंसनीय विवाह था, 8 प्रकार के विवाहों में जो 4 प्रकार के प्रशंसनीय विवाह था उस पर चर्चा कर चुके हैं। और 4 प्रशंसनीय विवाह में कौन कौन से थे? पहला प्रजापत्य विवाह, दूसरा ब्रह्म विवाह, और तीसरा दैव विवाह, चौथा आर्ष विवाह। तो प्रशंसनीय विवाह हो चुका, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं निंदनीय विवाह की तरफ। और निंदनीय विवाह का मतलब 4 बुरे विवाह, मतलब बुरा माना गया इस विवाह को। और पहला विवाह हम पढ़ेंगे राक्षस विवाह। राक्षस, देखिए नाम से ही लग रहा है कि यह निंदनीय हो सकता है। राक्षस विवाह, ठीक है मेरे साथियों, राक्षस विवाह, ठीक है। तो राक्षस विवाह क्या होता था? किस प्रकार के विवाह को हम राक्षस विवाह कहते हैं? और आज यदि कोई व्यक्ति या कोई लोग करता है, समाज में ऐसा विवाह यदि कोई करता है तो कैसा, किस विवाह को हम राक्षस विवाह कहेंगे? तो आइए देखते हैं मेरे साथियों। राक्षस विवाह किसी कन्या को यदि आप बलपूर्वक और या अपहरण करके या उसे छीन कर जब विवाह करते हैं तो वैसे विवाह को राक्षस विवाह कहा गया है। मतलब किसी महिला के साथ आप उसको अपहरण कर लेते हैं या उसे बलपूर्वक करते हैं या उसे छीन लेते हैं, किसी से छीन लेते हैं, तो वैसे विवाह को हम कौन सा विवाह कहते हैं? राक्षस विवाह। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। कन्या को, कन्या को छीनकर, छीनकर या अपहरण कर, अपहरण, अपहरण कर या बलपूर्वक, बलपूर्वक किया गया विवाह, किया गया
विवाह, विवाह। ठीक है मेरे साथियों, तो कन्या को छीन कर या अपहरण कर या बलपूर्वक यदि आप विवाह करते हैं तो वैसे विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट विवाह की तरफ। निंदनीय विवाह में दूसरा विवाह है आपका असुर विवाह। देखिए नाम से ही ये लग रहा है निंदनीय, असुर विवाह। ठीक है, असुर विवाह यह किस प्रकार का विवाह था? तो मेरे साथियों, असुर विवाह यदि किसी कन्या को आप खरीद कर, ठीक है, विवाह करते हैं तो वैसे विवाह को असुर विवाह कहा गया है। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है और कहीं गए और किसी किसी माता पिता को आप 1 करोड़ रुपया दिए और कहें कि यह लड़की को दे दीजिए, मैं आप इस लड़की को मैं खरीद रहा हूँ। क्यों खरीद रहा हूँ? क्योंकि मेरे पुत्र का शादी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैसे विवाह को हम कौन सा विवाह कहेंगे? असुर विवाह कहेंगे। तो आइए लिख लेते हैं असुर विवाह। कन्या को खरीद कर, कन्या को खरीद कर, खरीद कर किया गया विवाह, किया गया गया विवाह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा विवाह। निंदनीय विवाह में पिचास विवाह। कौन सा विवाह मेरे साथियों? पिचास, पिचास या 50 भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं 50 भी मिले तो उससे कंफ्यूज मत हो जाएगा, पिचास ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पिचास या 50 विवाह। इसमें क्या होता था? तो मेरे साथियों, किसी कन्या को या किसी महिला को जब आप उसे गुमराह करके, मतलब फुसला कर, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर, ठीक है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर यदि विवाह करते हैं तो उस विवाह को 50 विवाह के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो आइए इसको भी लिख लेते हैं कि 50 विवाह क्या होता है। किसी कन्या को, किसी कन्या को, कन्या को गुमराह कर, गुमराह कर उसके साथ, उसके साथ शारीरिक, शारीरिक संबंध बनाकर, संबंध बनाकर किया गया विवाह, किया गया विवाह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और निंदनीय विवाह का एक चौथा विवाह। चौथा विवाह है मेरे साथियों गंधर्व विवाह। गंधर्व, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह। और आपको जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहते हैं और प्रेम विवाह निंदनीय विवाह के अंतर्गत रखा गया है मेरे साथियों। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि जब प्रेमी और प्रेमिका वशीभूत होकर जब विवाह करते हैं तो वैसे विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं और गंधर्व विवाह निंदनीय श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, प्रेम विवाह को इजाजत नहीं दिया जाता है। तो लिख लीजिएगा प्रेम विवाह, प्रेम विवाह, विवाह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 21 के तहत यदि आपका उम्र 21 वर्ष और लड़की का उम्र 18 वर्ष हो चुका है तो कोई नहीं रोक सकता है, आप शादी कर सकते हैं। आपके माता पिता भी नहीं रोक सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं। ठीक है, एक कहावत भी है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यदि आपका उम्र बालिग हो चुके हैं तो आप कर सकते हैं,
लेकिन यदि प्रेम विवाह करते हैं तो उस प्रेम विवाह को कौन सा विवाह कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, और गंधर्व विवाह किस श्रेणी में रखा गया है? निंदनीय विवाह की श्रेणी में रखा गया है। मेरे साथियों, आगे चलकर दो विवाह और प्रचलित हुए। ठीक है, एक हुआ अनुलोम विवाह और दूसरा हुआ प्रतिलोम विवाह। आइए इसको भी देख लेते हैं, आराम से समझ लेंगे कि वह अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं। तो दो विवाह और देख लेते हैं, एक और दो। पहला है अनुलोम विवाह, अनुलोम अनुलोम विवाह। ठीक है, और दूसरा क्या था? प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। यह विवाह क्या था? तो आइए इसको भी देख लेते हैं। अनुलोम विवाह मेरे साथियों उस विवाह को कहा जाता था जब उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण का स्त्री हो। ठीक है, तो वैसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे। प्रतिलोम विवाह उसका उल्टा हो जाता था, इसमें उच्च वर्ण का स्त्री और निम्न वर्ण का यदि पुरुष हो तो वैसे विवाह को हम प्रतिलोम विवाह कहते थे। तो आइए लिख लेते हैं इसको भी। उच्च वर्ण उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण की स्त्री, यह होता था कौन सा विवाह? अनुलोम विवाह। अब देख लीजिएगा प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण का पुरुष, तो उस विवाह को हम कौन सा विवाह कहते थे? प्रतिलोम विवाह। तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। मेरे साथियों, आज हम लोगों ने विवाह के प्रकार पढ़े हैं और विवाह के प्रकारों में मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। इन 8 प्रकारों के विवाह में 4 प्रकार के विवाह को प्रशंसनीय विवाह और 4 प्रकार के विवाह को निंदनीय विवाह माना गया है। आइए पहले प्रशंसनीय विवाह पे चर्चा करते हैं। पहले हम देखे हैं प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह वैसे विवाह होता था कि वर स्वयं कन्या के पिता के पास जाता था और कन्या का हाथ मांगकर उससे विवाह जब करता था, तो वैसे विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते थे। दूसरा है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जब कन्या वयस्क हो जाती थी तो कन्या के योग्य वर ढूंढकर जब माता पिताजी शादी करवा देते थे तो उस विवाह को ब्रह्म विवाह कहते थे। या समान वर्ण या जाति में किया गया विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था। दैव विवाह किसे कहते थे? तो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ यदि शादी किया जाता था तो वैसे विवाह को दैव विवाह कहते थे। और आर्ष विवाह, यज्ञ कार्य हेतु एक गाय और या 2 गाय के बदले में जब अपनी पुत्री का शादी आप करवा देते थे, वैसे विवाह को आर्ष विवाह कहते थे। अब आते हैं निंदनीय विवाह के तरफ। निंदनीय विवाह में पहला विवाह था राक्षस विवाह। राक्षस विवाह किसे कहते थे? जब किसी कन्या को अपहरण कर या बलपूर्वक या उसे छीनकर जब विवाह करते थे तो उस विवाह को राक्षस विवाह कहते थे। पिशाच विवाह किसे होता था? तो कन्या को गुमराह कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर जब विवाह किया जाता था तो वैसे विवाह को पिशाच विवाह कहते थे। ठीक है, असुर विवाह क्या होता था? तो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। गंधर्व विवाह को ही मेरे साथियों प्रेम विवाह कहा जाता है। लास्ट में 2 विवाह और पढ़े हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता था? उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की स्त्री हो तो वैसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे। प्रतिलोम विवाह क्या होता था? तो उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष हो तो वैसे विवाह को आपका प्रतिलोम विवाह कहते थे।
तो मेरे साथियों, विवाह का जो एक चैप्टर था या आप कह सकते हैं जो विषय था वो यहीं पे समाप्त होता है। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं मेरे साथियों, यार एक लाइक, एक फॉलो और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे साथियों। ठीक है, मिलते हैं दूसरे क्लास में।